हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास है अभी 1857 की क्रांति से संबंधित चल रही है और इन क्लासों में हमने सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा कि क्रांति के कारण क्या थे, उस समय के पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान के प्रमुख शासक, कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी और वहाँ पर किन सैनिकों की टुकड़ियाँ तैनात थी। उसके बाद में हमने दूसरे पार्ट में हमने देखा कि नसीराबाद में क्रांति कब प्रारंभ हुई, क्रांति करने वाले सैनिक कौन थे। उसके बाद में हमने निमच के बारे में पढ़ा और निमच के बाद में हमने देखा देवली टोंक के बारे में भी, जहाँ पर निमच के सैनिकों ने क्रांतिकारी घटनाओं की शुरू की थी। और उसके बाद में हमने एरिनपुरा, जहाँ पर जोधपुर लीजन नाम की जो सेना थी उन्होंने वहाँ पर क्रांतिकारी घटनाओं को शुरू किया था। अब हम देखेंगे, इसके अलावा हमने कल की क्लास में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और उनकी सेना के बारे में भी पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने दो युद्धों में राजकीय सेना और उसके साथ ब्रिटिश सरकार की सेना को पराजित किया था और अंत में स्वयं भी पराजित रहे थे। और उसके बाद में वहाँ से आवाज को छोड़ के सलूम्बर चले गए थे रावत केसरी सिंह के पास। ठीक है। और आज की क्लास में हमने देखेंगे कि मेवाड़ के वो कौन से सामंत थे जिन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को पनाह दी और उन्होंने राजस्थान के विभिन्न क्रांतिकारी सैनिकों की भी मदद की थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि राजस्थान के जो अन्य इलाके हैं छोटे मोटे, जहाँ जैसे कि जयपुर है, टोंक है, भरतपुर है, धौलकर, यहाँ पर भी छोटी मोटी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में क्रांति की गूंज को पढ़ने से पहले थोड़े से इसको समझ लेते हैं। मेवाड़ में 1857 की क्रांति के समय वहां का जो तत्कालीन शासक था वो थे स्वरूप सिंह द्वितीय। कौन थे? स्वरूप सिंह द्वितीय। इन्होंने क्रांतिकारियों की वजह अंग्रेजों का साथ दिया था और मेवाड़ में उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स। ठीक है। सावर्स ने मेवाड़ के शासक को एक पत्र लिखा था कि वो अपने यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ने न दें और जो सामंत और जागीरदार हैं जो क्रांतिकारियों की मदद करे हैं उन्हें भी पाबंद करें। लेकिन इसके बावजूद सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह ने क्रांतिकारियों की सहायता भी की थी। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पर लाइन टू लाइन। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को एक पत्र भेजकर कहा था कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें और विद्रोहियों को पकड़ाने में भी उनकी मदद करें। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने भी विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा तो उसे कठोर दंड भी दिया जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली बातें हैं, याद रखने वाली, इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, इसलिए इन दोनों पॉइंटों को थोड़ा ध्यान में रखना कि एक तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और उसके बाद में सावर्स जो कि पॉलिटिकल एजेंट था, इन दोनों ने जागीरदारों को और सामंतों को पाबंद किया था कि वो क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल न होंगे और अंग्रेजी सरकार का या राजकीय जो सेना है उनकी सहायता भी प्रदान करेंगे। इसी पर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत आते हैं, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह, जिनका नाम जोध सिंह भी मिलता है, ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर यही प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि मेवाड़ के वो कौन से दो सामंत थे जिन्होंने 1857 के महासंग्राम में, या बोले तो गदर बोल सकते हैं हम, एक सैनिक संघर्ष बोल सकते हैं,
तो इस संघर्ष में शामिल होने वाले मेवाड़ के वे दो कौन से सामंत हैं? तो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जोध सिंह ने पेशवा नाना साहेब की भी मदद की थी। इसके अलावा इन्हीं जोध सिंह ने और सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने तांते टोपी की भी सहायता की थी। जोध सिंह ने कुशाल सिंह को भी निरीह अवस्था में मतलब होता है कि जब कुशाल सिंह है मतलब बिना किसी लालच के और बिना किसी उद्देश्य से इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने इनकी सहायता भी प्रदान की थी। इसके अलावा सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को ब्रिटिश सेना के आक्रमण के समय भी शरण दी थी। जब जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण किया था ब्रिटिश सेना ने, उस समय सलुम्बर के रावत के पास ही वो भाग के चले गए थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, और वहां पर उन्होंने शरण भी दी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि कोटा में क्रांति। अब इसमें आप मेवाड़ में जो क्रांतिकारी गतिविधि है उनमें आपको जो पॉइंट याद रखने के लिए है और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको मैं बता देता हूं, ध्यान में रखना। पहला पॉइंट यह है कि मेवाड़ का तत्कालीन शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह। इसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सोबर्स था। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु बनता है वो है मेवाड़ के बाद दो कौन से सामंत थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था? तो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जागीरदार जोध सिंह। ठीक है, इन चार पॉइंटों को आप ध्यान में रखना। बाकी इसमें मेवाड़ में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई थी। अब बात करते हैं हम कोटा क्रांति के बारे में। कोटा में क्रांति के समय वहां का जो शासक था वो थे राम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, जिसे सितंबर में नियुक्त किया गया था। और वहां पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले थे जयदाल, जियालाल, रतनलाल और एक थे मेहराब खान। ये थे वहां के मुख्य क्रांतिकारी जिन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं और उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था। और वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो थे कोटा के मेजर बर्टन। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में अगर सबसे महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित अगर आंदोलन हुआ था वो था कोटा में। और यहाँ पर 6 महीनों तक क्रांतिकारियों ने राज्य पर अपना नियंत्रण भी रखा था। और जो कोटा के तत्कालीन शासक थे राम सिंह को भी बंदी बना लिया था और उन्हें तब तक बंदी बनाए रखा था जब तक रोली के शासक मदन पाल ने उनकी सहायता नहीं की थी। ठीक है, तो चलिए अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को कोटा का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का आदेश मिला था। ठीक है, 15 सितंबर को। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोटा पहुंचता है। और ये कोटा पहुंचने पर क्या करता है कि कोटा के शासक राम सिंह को एक पत्र भेजता है और वो कहता है कि आपकी सेना में कुछ क्रांतिकारी हैं, आप उन्हें हमें लौटा दो। और जिनमें कौन कौन से शामिल थे? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। जैसे ही इस पत्रचार की सैनिकों को सूचना मिली तो उन्होंने 15 अक्टूबर को क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यही था कि मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को एक सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, उनका रवैया अंग्रेजी सत्ता के विरोध में है, अतः इन अफसरों को अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दिया जाए। यह क्रांति की उस समय तात्कालीन कारण बन गया था। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें थे जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। इस बात को भी मोस्ट इंपोर्टेंट करते हुए ध्यान में रखना
कि कोटा में जो क्रांतिकारी घटना हुई थी उनका नेतृत्व किन्होंने किया था। उनके मुख्य सैनिक कौन थे? जयदयाल, रतनलाल, जियालाल और एक और है मेहराब खां। ठीक है, उनको भी ध्यान में रखना। मेहराब खान मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे उसका जिक्र कर देंगे हमारी क्लास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तदनुसार 15 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर? 15 अक्टूबर, इस तारीख को ध्यान में रखना। 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह का बिगुल बज गया था और क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उनके दोनों पुत्रों, इसके अलावा सर्जन सैंडलर और एक डॉक्टर और आता है जिनका नाम काटम है। क्या नाम? काटम। काटम को काट डाला। इन सभी को मार डाला था और मेजर बटन के सिर को काट के पूरे शहर में भी घुमाया गया था। मेजर बटन वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के, तो उनकी हत्या कर दी गई। उनके दो पुत्रों की भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा सैंडलर और काटम की भी हत्या कर दी गई थी और बर्टन के सिर को कोटा शहर में घुमाया गया था। और कोटा के महाराव को क्रांतिकारियों ने उन्हीं के किलों में कैद कर दिया था। इसके बाद में कोटा के महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों ने उन्हीं के किले में बंदी बना लिया था और जो गोस्वामी कन्हैयालाल की मध्यस्थता से महाराव और क्रांतिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ था, उसके बाद में ही रिहा किए गए थे। ठीक है, और इस समझौते में कितनी संधियां थी? 9 संधियां थी और उनमें एक संधि ये भी शामिल थी कि कोटा के महाराव ये स्वीकार कर ले कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बटन की हत्या उनके आदेश के अनुसार की गई थी, वो क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए थे। ठीक है, ये जो 9 समझौते हुए थे उनमें से एक ये भी शामिल था। इसमें एक शर्त यह भी थी कि मेजर बटन और उसके पुत्रों की हत्या महाराव के आदेश से की गई थी, ये भी संधि शामिल थी। इसके बाद महाराव तब तक क्रांतिकारियों के कैद में रहा था जब तक करौली की सेना ने उन्हें सहायता प्राप्त नहीं की थी। यानी कि जब 1857 की क्रांति कोटा में प्रारंभ हुई थी और कोटा में सैनिक गतिविधियां शुरू हुई थी आंदोलनकारी, तो उस समय कोटा के महाराव को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था और उन्हें तब तक बंदी बनाए रखा था कि जब तक करौली के शासक ने उनकी सहायता नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद में मेजर H.G. रोबोट ने H.G. रोबोट जो नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर के 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे कोटा पहुंचा था। कब पहुंचा? मेजर रोबोट नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर के 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे कोटा तट पर कोटा के किनारे पहुंचे थे और जिससे क्रांतिकारी वहां से भाग खड़े हुए थे। रॉबर्ट ने क्रांतिकारियों को कोटा से खदेड़ा तथा बहुत से सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और जयदयाल और मेहराब खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इनमें जयदयाल को गिरफ्तार करके उसी समय तोप से भी उड़ा दिया था ताकि जो अन्य क्रांतिकारी थी जिनके अंदर क्रांति की भावना थी वो भी डर के मारे समाप्त हो जाए। किसने? रॉबर्ट्स ने। यहाँ पर ध्यान रखना कि आउवा में जो किसानों के सैनिकों का जो आंदोलन था उसे किसने दबाया था? ब्रिगेडियर होम्स ने। और कोटा में किसने दबाया था? ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स ने। इसके बाद में कुछ विद्रोही भागकर गागरोन भी चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोटा में हुए क्रांतिकारी घटनाओं की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग भी गठित किया था जिसमें महाराव को निरपराध घोषित किया गया था, परंतु इसके लिए उसे उत्तरदायी भी घोषित किया गया था कि उन्होंने पर्याप्त समय रहते हुए अंग्रेज सरकार को सूचित भी नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप महाराव को जो तोपों की सलामी दी जाती थी वो 15 से घटा करके 13 कर दी थी। ठीक है, ये बात लिखी गई है कक्षा 12 के इतिहास की किताब में, परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें ये एक बात लिखी गई है कि तोपों की जो सलामी की संख्या थी वो 17 थी प्रारंभ में और 17 से घटा करके 13 कर दी गई। कितनी? 13 कर दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो करौली के शासक को दी जाती थी तोपों की सलामी वो 13 से बढ़ा करके 17 कर दी। ठीक है, इस बात को याद रखना।
अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी बता देता हूं कि 1857 की राजस्थान में क्रांति के दौरान कौन सी रियासत थी जिनके तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी थी, तो कोटा उत्तर होगा। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि वो कौन सी रियासत थी जिनकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी, तो वो थी करौली। बढ़ाई किसकी? करौली की, और घटाई किसकी? कोटा की। चलिए आगे चलते हैं। कोटा की क्रांति सही अर्थों में एक जन संघर्ष था। ठीक है, कोटा की क्रांति में वहां के लोगों का बहुत योगदान था, और इसी जन संघर्ष का नेतृत्व तो किसने किया था? सैनिकों ने। और सैनिकों में मैंने शुरू में जिक्र किया था जयदयाल, रतनलाल, जियालाल और मेहराब खान। अंग्रेजों के विरुद्ध इतना सुनियोजित तथा नियंत्रित संघर्ष राजस्थान में अन्यत्र कहीं नहीं था जितना कि कहां पर था? कोटा में था। इसके बाद में कोटा के साथ झालावाड़ भी क्रांति से प्रभावित हुआ। यद्यपि यहाँ का महाराणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तांते टोपे के विरुद्ध सेना भी भेजी थी, परंतु यहाँ की जो जनता थी झालावाड़ की, हाड़ौती क्षेत्र की, तो वो किसके साथ थी? क्रांतिकारियों के साथ। तो प्रश्न किसी भी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर पूछ लेते हैं कि कोटा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था हाड़ौती क्षेत्र में, तो दूसरा क्षेत्र कौन सा था? तो झालावाड़ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महाराज राणा पृथ्वी सिंह ने तांते टोपे के विरुद्ध जो सेना भेजी थी उनमें से केवल गोपाल पलटन ही ने ही तांते की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। किसने? गोपाल पलटन थी, इसी ने ही तांते के विरुद्ध युद्ध किया था। बाकी जो सेना थी करौली के शासक की, वो तांते टोपे के साथ भी जाकर मिल गई थी। और पलैता नामक स्थान पर तांते टोपे की सेना से इस सेना का युद्ध हुआ, जिसमें झालावाड़ की सेना को परास्त कर दिया गया और झालरा पाटन पर तांते ने अपना अधिकार भी कर लिया था। कहां पर? झालरा पाटन में तांते टोपे ने अपना अधिकार कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। कोटा रियासत के बारे में जो क्रांतिकारी घटना थी वो इतनी है, उनके बारे में जो मेन बातें थी वो इतनी है। हाँ, तांते टोपे के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर जो हमने अध्ययन किया था वो हाड़ौती के संदर्भ में था, इसलिए यहाँ पर अध्ययन किया है। बाकी जो और हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें वो हम आगे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये थे कोटा में क्रांति। इसके अलावा राजस्थान में कुछ और केंद्र भी थे जहाँ पर छोटी मोटी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। वो है जयपुर में उस समय वहाँ का जो शासक था वो थे राम सिंह द्वितीय। पहली पॉइंट तो यही बनता है। उसके अलावा जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। राम सिंह को उनके पदाधिकारी राव सिंह से ने एक सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बहादुर शाह से दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे ताकि स्थिति में दोनों बराबर है। परंतु राम सिंह के एक प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा, जिनका नाम शिवदीन है, ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने का भी जोर दिया। राम सिंह का एक प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसने कहा था कि हमें अंग्रेजों का साथ ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, उसी समय जयपुर में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको पनपा रहे थे नवाब विलायत खान, मियाँ उस्मान खान और सादुल्ला खान। ये मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे, जिसकी सूचना जयपुर के शासक और पॉलिटिकल एजेंट ईडन को भी चल गई थी, जिसके बाद में सादुल्ला खान को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और शेष दोनों नवाब विलायत खान और उस्मान खान को बंदी बनाकर के कारागार में भी डाल दिया था। ये थे जयपुर में 1857 की क्रांति के समय कुछ घटनाएं घटित होने वाली थी, परंतु समय रहते हुए उन पर रोक लगा दी थी। तो जयपुर में क्रांतिकारी घटनाओं को कौन नेतृत्व दे रहा था? तो उसमें आपको याद रखना है नवाब विलायत खान, मियाँ उस्मान खान और सादुल्ला खान। ठीक है, और कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नवाब विलायत खान, उस्मान खान और सादुल्ला खान का संबंध किस रियासत से है जहां पर वो क्रांतिकारी गतिविधियां पनपा रहे थे? तब हमारा उत्तर रहेगा जयपुर। ठीक है,
चलिए जयपुर के बाद में हम टोंक के बारे में पढ़ते हैं। टोंक का जो नवाब था वो उस समय अंग्रेजों के साथ में था। टोंक का नवाब किसके साथ था? अंग्रेजों के साथ में। परंतु वहां का एक सेनापति था मीर आलम, जो कि क्रांतिकारियों के साथ में था। इन्होंने क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया और वहां पर विद्रोह कर दिया था। कहां पर? टोंक में। टोंक में यही एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ध्यान में रखना। इसके अलावा एक बात और थी, दीवान फैजुल्ला खां को अंग्रेज सरकार ने ये पाबंद भी किया था कि वो जल्द से जल्द इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगे, परंतु वो सफल नहीं हुए थे और न ही उन्होंने इन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने जो नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया था और उनके सहयोग से नवाब के किले को भी घेर लिया था। जैसे कि हमने नीमच की क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमारी पिछली क्लास थी, उसमें देखा कि हमने नीमच के जो सैनिक थे वो देवली टोंक भी गए थे और टोंक में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया था। और वहाँ पर टोंक में मीर आलम के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने नीमच से आई हुई सेना का भी साथ दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भरतपुर में भी उस समय क्रांति के कई कारण रहे थे। पहला कि ये मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था। जैसे ही मथुरा में विद्रोह की सूचना मिली तो भरतपुर के सैनिकों ने भी विद्रोह की भावना पनप गई और उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। भरतपुर का उस समय जो शासक था जसवंत सिंह, वो अलापायु के थे और अलापायु होने के कारण वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, उन्होंने वहाँ की सत्ता को अपने हाथों में ले रखा था। परंतु भरतपुर के शासक जसवंत सिंह ने अपने जो उनके साथी थे उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि पॉलिटिकल एजेंट को अगर यहाँ से हटा दिया जाए और उन्हें अन्यत्र भेज दिए तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं पनपेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई और कारण भी नहीं है। और इसी कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को यहाँ से भेज दिया गया था और वहाँ पर कम ही क्रांतिकारी घटनाएं घटी थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भरतपुर के महाराज ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर से जाने के लिए सलाह दी, क्योंकि महाराज की आशंका थी कि उनकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर में भी आ सकते हैं। और इसके अलावा भरतपुर में और अलवर, जो कि मेवात क्षेत्र है, यहाँ पर मेवात और गुज्जर जाति ने क्रांति में खुलकर भाग लिया था। ठीक है, तो मेवात और गुज्जर जनता ने किन क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था? तो वो थे अलवर और भरतपुर। मॉरिसन को भेजने का कारण क्या था? क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ का जो शासक था भरतपुर का वो अलापायु का था और अलापायु होने के कारण जो सारा काम जानता वो कौन देख रहा था? पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। और जो क्रांतिकारी घटनाएं थी वो इन्हीं अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध में थी। अगर वो यहाँ से इन पॉलिटिकल एजेंट को नहीं भेजते तो नीमच के सैनिक हो सकता है कि वो भरतपुर पर भी आक्रमण कर दे और वहाँ पर भी तहस नहस कर सकते थे और हो सकता है पॉलिटिकल एजेंट की भी हत्या कर सकते थे। परंतु उन्हें वहाँ से भेज दिया गया तो नीमच के सैनिक थे वो भरतपुर नहीं पहुँचे थे। परंतु भरतपुर में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी वो वहाँ की ही आम जनता ने की थी, जिसमें मेवात और गुज्जर जाति के लोग ज़्यादा थे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने देखा कि मेवाड़ में क्रांतिकारी गतिविधियों में दो व्यक्तियों के नाम आता है, एक सलूम्बर का रावत केसरी सिंह और दूसरा कोठारिया का जो जागीरदार था जोत सिंह। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कोटा के बारे में। कोटा का जो तत्कालीन शासक था वो राम सिंह था। वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था। और वहाँ पर जो क्रांतिकारी घटनाएं की थी उनका नेतृत्व जयदयाल, जियालाल, रतनलाल और मेहराब खां था। और इन्होंने 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांतिकारी गतिविधियों का बिगुल बजा दिया था और मेजर बर्टन को सर को काट करके पूरे शहर में भी घुमाया गया था। इसके बाद में रॉबर्ट्स मार्च 1858 को कोटा अपनी सेना लेकर के पहुंचा और उसी समय कोटा से जो विद्रोही सैनिक थे वो वहां से भाग खड़े हुए थे और कोटा पर पुनः
अंग्रेजी सत्ता का अधिकार हो गया था। इसके अलावा कोटा के शासक की मदद करौली के शासक ने भी की थी, जिस कारण करौली के शासक को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या बढ़ा दी थी और कोटा के शासक को दी जाने वाली तोपों की सलामी संख्या कम कर दी थी। अगर राजस्थान में अगर देखा जाए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सर्वाधिक सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से हुई थी, वो थी कोटा में। और यहाँ पर जो मुख्य क्रांतिकारी थे वो वहाँ की जनता थी, ठीक है। और उसी जनता को नेतृत्व वहाँ के सैनिकों ने किया था, ठीक है। और इसके बाद में तांते टोपे भी वहाँ पर आ गए थे, आड़ती की क्षेत्र झालावाड़ में, और झालावाड़ पे एक शहर जादरापाटन पर भी तांते टोपे ने अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद में हमने देखा जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय था, जो कि तन मन धन से किन के साथ था, अंग्रेजों के साथ था। और अंग्रेजों ने उन्हें कोटपुतली की एक रियासत भी प्रदान की थी स्थायी रूप से। इनके बारे में हम अगली क्लास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में नवाब विलायत खान, उस्मान खान और सादुल्ला खान, ये भी मुगल सम्राटों के साथ मिलकर के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, ठीक है। इसके बाद में टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, परंतु वहाँ का शासक जो सेनापति था मीर आलम, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और निमच से आए क्रांतिकारी सैनिकों के साथ मिलकर के टोंक में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया था। इसके बाद में भरतपुर का शासक जसवंत सिंह, जो कि अलापायू में था और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था जो कार्यभार संभाल रहा था, जिनका नाम मोरिसन था। परंतु वहाँ भरतपुर के शासक ने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों को और ज़्यादा नए पनपे, इसके लिए उन्हें समय रहते हुए वहाँ से जाने का भी बोल दिया था। और भरतपुर में जो छोटी मोटी क्रांतिकारी हुई थी उनमें वहाँ की जनता मेवाती और गुर्जर जनता का ही अहम भूमिका थी, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे उसमें हम बता देता हूँ, उसमें राजस्थान की जैसे धौलपुर, अलवर और इसके अलावा तांते टोपे के राजस्थान के आगमन, और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि राजस्थान के वो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो उनके बारे में भी बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हमारी क्लास रहेगी वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित रहेगी। आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारे और आपके सिलेक्शन परिवार के जो व्यूज़ हैं वो भी बढ़ कर के सब्सक्राइबर में है वो भी बढ़े हैं, और सब्सक्राइबर बढ़कर 2000 हो गए हैं। तो इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें RBSE और NCERT आधारित नोट्सों पर मिलेगी आपको, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस बात का अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार जो पुराने पेपर हुए हैं अभी हाल ही में, पिछले साल या उससे अगले साल 2 सालों में, उन पेपरों को उठाकर देख लेना, और उसमें आपको लगभग प्रश्न मिल जाएंगे जो कि इन्हीं किताबों से आ रहे हैं, और इन्हीं किताबों से हमने नोट्स बनाए हैं। और नोट्स बनाने के पीछे एक रीज़न यही था क्योंकि पेपर का समय है, टाइम कम है, तो किताबों 6 से 12 तक पढ़ने में बहुत ज़्यादा हो जाती है, 7-8 किताबें हो जाती है, तो इन्हें पढ़ने में समय भी अधिक लगता है। तो इसके लिए हमने और हमारी टीम ने मिलकर क्या किया कि आपको 6 से 12 तक की जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन टॉपिकों के, वो सभी आपको एक ही क्लास में आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपको समय का बचाव भी हो सके और आप बहुत अच्छे प्रकार से भी तैयारी कर सके, ठीक है दोस्तों। और एक बात और बता देता हूँ, जैसा कि मैंने SST सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी उस समय बताया था आपको कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को ही पढ़े, समय कम है,
मानता हूँ, परंतु अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से ही पढ़ें। ठीक है, अगर गाइड अगर आपने ला रखी है और आपको लगता है कि ये हमसे नहीं पढ़ी जाएगी 5 महीनों में, तो आप उसे बेझिझक ओके छोड़ दीजिए और सिर्फ आप किताबों पर ध्यान रखें। 100% बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप 80 से 85% बनाने की ही कोशिश कर लें, क्योंकि सिलेक्शन आपका उतने में ही हो जाएगा। क्योंकि क्या करते हैं कि कोई गाइड लिया और उस गाइड में से हम देखते हैं कि ये प्रश्न, मान लो कि कोई एग्जाम है उसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिला, परंतु आपको किसी एक गाइड में मिल जाता है, तब आप क्या करते हो कि ये गाइड बेस्ट है, इस गाइड से बाहर नहीं जाएगा, इस गाइड में ये एक प्रश्न आया हुआ तो इसका मतलब है कि सभी आ जाएंगे। अब आप उस एक प्रश्न को छोड़िए और बाकियों को प्रश्न को पर गौर कीजिए कि वो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो किताबों में से आ रहे हैं तो उस 10% प्रश्नों के पीछे क्यों भागते हो? जब आपके पास 90% सिलेबस आपको किताबों से आ रहा है पाठ्यक्रम, तब आप उस 10% के पीछे क्यों भागते हो? और उसी 10% के पीछे भागने में आप क्या करते हो कि वहाँ पर पूरे पाठ्यक्रम को बड़े ही विस्तार से, जैसे मान लो कि 1857 की क्रांति है, अगर खुला खुला लिखते हैं तो 10 पेज होते हैं, अगर हम थोड़े नज़दीक लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे 5 पेज होते हैं। अगर मान लो कि किसी किताब में 15 से 20 पेजों में दिए गए हैं और वो भी एकदम नज़दीक करके या छोटे छोटे अक्षरों में, तो वो 15 से 20 पेज पढ़ोगे ना तो उसमें आपको समय कितना खर्च होगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें और थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और विश्वास रहकर चलिए कि पेपर है इन किताबों से ही बनना है, इन किताबों से बाहर नहीं जाएगा। और आरपीएससी के अध्यक्ष साहब ने ये बात भी बोल दिया कि मूल किताबें पढ़ें, मूल किताबों के अलावा आप कुछ भी न पढ़ें। ठीक है, तो इन किताबों को ज़्यादा महत्व दें और आलतू फालतू के चक्करों में न पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इन किताबों को पढ़ें, इसी में आपकी सफलता होगी। 10% के पीछे ना भागें और ये देखें कि 90% पेपर कहाँ से आ रहा है, उनके पीछे भागो। आप अभी आरपीएससी के पेपर एग्ज़ाम हुआ था अभी शायद 4 या 5 दिन पहले, उसमें राजवंश से संबंधित 2 प्रश्न आए थे और वो 2 प्रश्न हूबहू आपको जो किताब थी कक्षा 10 की उसमें आए हुए हैं। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि मेरे नोट्स में से आए हैं, मेरे नोट्स क्या मैंने खुद थोड़ी ना बनाए हैं, वो तो मैंने किताबों से बनाए हैं। आए कहाँ से है? उन किताबों से आए हैं। मैं ये भी दावा नहीं करूँगा कि ये मेरी किताब से आए हुए प्रश्न है, नहीं, ये प्रश्न कहाँ हैं? उन किताबों से आए हैं। और ये बार बार मैं आप सभी से कहता हूँ कि किताबें पढ़ें, किताबों को ही ज़्यादा महत्व दें। ठीक है, अब किसी सर का मैंने देखा था कि 2nd ग्रेड हिस्ट्री की लगभग राजस्थान और भारत की क्लासों को लेकर के लगभग आप मानो तो 20 से 25 क्लास हो सकती है अगर 2-2 घंटों के हिसाब से करें तो, परंतु मैंने देखा कि 90 से प्लस क्लासें और वो 3-3, 4-4 घंटे की। अरे कहाँ 2nd ग्रेड का पेपर है, कहाँ 1st ग्रेड का तैयारी जैसी तैयारी करवा रहे हो। तो इन बातों का ध्यान रखें, फालतू की चकाचौंध में न पढ़ें, सिर्फ इन किताबों को ध्यान रखें और किताबों से ही बेस्ट पढ़ें। आपके पास जो जितना मैटर है बस आप यही ध्यान रखना कि पूरा का पूरा पेपर इसी में आएगा। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। आज तक आपने जो भी किया है वो बहुत अच्छा है, परंतु एक बार यह प्रयास भी कर लेना, आपको रिजल्ट आपका पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।